नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते समझते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारा ये अनशेड्यूल्ड लाइव है और कारण है कि आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन में रंजीत मर्डर केस जो 2002 से हजूर पिताजी पे चल रहा था, उस केस में हजूर पिताजी को और इसके अलावा जितने भी आरोपी थे, एक्यूज थे, उन सबको बरी कर दिया गया है। अचानक ये फैसला आया है। इससे पहले इस फैसले को लेकर कोई खबर नहीं थी। हालांकि हम अपने लाइव में आपको लगातार ये बात बता रहे थे कि 15 से 18 मई के अंदर एक्सपेक्टेड डेरा मैनेजमेंट के अनुसार कोई ना कोई बड़ा फैसला हजूर पिताजी के मुकदमों में आएगा और वो फैसला 18 की जगह 28 मई को आया है। तो पॉसिबली वो डिले किया गया है या कोई रैंडम प्रोसेस है, ये हम नहीं कह सकते। पर ये फैसला आया और ये फैसला जिस रूप में या जो इसकी टाइमिंग है, जिस टाइम पे ये फैसला आया, उसमें इस फैसले का स्वागत करने से ज़्यादा इस फैसले की आलोचना शुरू हो गई है। हालांकि मीडिया के लिए खबर सिर्फ आज की है, इसके बाद कल से इस खबर के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पीक पे है और रिजल्ट आने को है। मीडिया के लिए वो प्रायोरिटी न्यूज़ है, पर ये भी न्यूज़ ज़्यादातर पंजाब के मीडिया के लिए ही इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का मीडिया भी इस न्यूज़ को इतना तूल नहीं दे रहा है और नेशनल लेवल पे तो एक खाना पूर्ति है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे पत्रकार भी मुझसे पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो है फैक्ट्स। तथ्य क्या है भी, ऐसी क्या कमी रही निचली कोर्ट में भी जो कमी हाई कोर्ट को मिली और उस कमी पे हाई कोर्ट ने हजूर पिताजी व बाकी सभी आरोपियों को बरी किया गया। अब क्या है कि मीडिया में हम दो ही वकीलों का स्टेटमेंट देख रहे हैं। एक वकील है महेंद्र सिंह जोशी। महेंद्र सिंह जोशी वकील के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, ये एक समय पे डेरा के ही प्रेमी थे, सत्संगी थे। कोई वजह रही, जो भी रही, इनकी डेरा से नाराज़गी बढ़ी हुई और धीरे धीरे इन्होंने डेरे का विरोध में बोलना शुरू कर दिया, खासतौर पे हजूर पिताजी के विरोध में। और उसके बाद इनकी अपनी एक अलग छवि बनी और एक इस तरह की छवि बनी भी, डेरा को इंटरनली ये लोग जानते हैं और असलियत डेरे की ये लोग जानते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी छवि बनाई और उसमें हजूर पिताजी के विरोध में हमेशा रहे और किसी प्रबंधक के विरोध में कभी नहीं रहे। मतलब टारगेटेडली हजूर पिताजी के विरोधी हैं। और बहुत से मीडिया इंटरव्यूज़ महेंद्र सिंह जोशी और उनके बेटे के खास तौर पे चलते रहते हैं। पिताजी के खिलाफ जब कोई भी बात होती है तो उन लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन इस केस में एक जो आरोपी है सफदर सिंह, अब सफदर सिंह एक समय पे हजूर पिताजी का गनमैन हुआ करता था और उसके वकील की तरफ से महेंद्र सिंह जोशी पेश हुए हैं। वो पैरवी कर रहे थे सफदर सिंह की तरफ से इस केस में। उनसे जब मीडिया वाले पूछ रहे हैं तो वो अपने फैक्ट्स जो उनको मालूम है वो उंगलियों पे गिन के बता दे रहे हैं कि ये फैक्ट्स हैं। लेकिन जब डेरे के वकील से यही बात मीडिया पूछता है, ऐसी क्या कमी थी निचली कोर्ट में, जो निचली कोर्ट ने आपकी कौन सी बात है जो नहीं सुनी और हाई कोर्ट ने आपकी उस बात को कंसिडर किया। जब ये चीज़ अलग अलग चैनल्स वाले डेरे के वकील से पूछ रहे हैं या जो हजूर पिता की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों से पूछ रहे हैं, तो वो इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि डेरे के वकील फैक्ट्स, तथ्य जो हैं केस के, वो क्यों छुपा रहे हैं, मीडिया को क्यों नहीं बताना चाहते। हर बार इस सवाल के जवाब में एक ही जवाब दिया जा रहा है कि जब डिटेल जजमेंट आएगा तब हम इसकी डिटेल हम देंगे। और डिटेल जजमेंट के बाद मीडिया के लिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन पंजाब में 1 तारीख को होना है, तो ठीक 3 दिन पहले अचानक से एक फैसला आता है और इस फैसले के राजनीतिक समीकरण देखे जाते हैं एक तरह से भी। क्या ये फैसला बीजेपी को वोट दिलाने के लिए पंजाब में काम करेगा? इस फैसले से जस्ट पहले 25 तारीख से पहले 24 से 23 तारीख को हनीप्रीत का एक स्टेटमेंट आता है बीजेपी को सपोर्ट करने का और अखबारों में चलता है। और उसके बाद अचानक से ये फैसला आता है और इस फैसले के बाद अब इसके राजनीतिक समीकरण देखे जा रहे हैं। खैर, बहुत से लोग ऐसे हैं पुराने जो ये जानते ही नहीं हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ रिपोर्टर्स होते हैं वो अपने आप में रॉ के एजेंट बने होते हैं
और उनको लगता है भी हमारे से जैसा खोजी पत्रकार कोई है नहीं, और वो अपने तरीके से फैक्ट्स घड़ के सुना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। रंजीत सिंह था कौन और इसका मर्डर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? जैसे आज की डेट में आपको 85 मेंबर होते हैं, जब संगत कम थी तब ये 45 थे, 45 से कम करेंगे तो 25 थे, 25 से कम करेंगे तो 10 थे। तो हरियाणा के जो 10 मेंबर ही थे, मतलब जो आज के हरियाणा के 85 मेंबर है, ऐसे उस समय हरियाणा के 10 मेंबर थे। स्टेट लेवल कमेटी जिसे कहते हैं, राज्य स्तरीय, उसका एक मेंबर था रंजीत सिंह, कुरुक्षेत्र, खानपुर कोलियां से। और ये मेंबर बाकी 45 मेंबरों से, या बाकी जो उस समय के 10 मेंबर थे, उनसे इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो डेरा की जमीनें खरीदी बेची जाती थी, उसमें इस व्यक्ति का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता था खरीद बेच करने में। इस व्यक्ति की हत्या के बाद इसकी जगह ओम प्रकाश बरेटा नाम के व्यक्ति ने ली, और उससे पहले ये सारी जगह, ये सारा काम जो था, जो ओम प्रकाश बरेटा वाला, वो रंजीत सिंह के जरिए होता था। इसलिए रंजीत सिंह डेरा के साथ जमीनें खरीद बेचने में काम करता था, और इसलिए वो एक आम 10 मेंबरी या 25, 45, 85 मेंबरी से एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था डेरा की मैनेजमेंट के लिए। और क्योंकि उस समय डेरे का जो कार्यभार है वो 3-4 लोग जो टेक्निकल तौर पे कार्यभार संभालते हैं, उसमें भाई अवतार सिंह थे और कृष्ण जी थे, जो इस केस में भी अक्यूज रहे हैं, और जसबीर पूनिया, जिनको जो अभी फिलहाल एक्सपायर कर गए हैं, जो इस केस में अक्यूज थे, ये और रंजीत सिंह, ये सभी लोग थे। और एक इसमें असल में उस टाइम डेरा में जो मेन मैनेजर थे वो बाबू इंद्र सैन जी थे। उसके अलावा 4 ऐसे लोग थे जो डेरा के वर्किंग को संभालते थे, और टारगेटेडली इन 5 लोगों को टारगेट किया गया था, अब इनको रास्ते से हटाया जाए, और इसलिए उसमें टारगेट रंजीत सिंह को माना जाता है। इसलिए मीडिया में जो प्रोजेक्शन है वो रंजीत सिंह के डेरा मैनेजर के तौर पे है, जबकि वो डेरा का मैनेजर नहीं था। अब क्या है कि गुमनाम चिट्ठी जब आई थी, तो गुमनाम चिट्ठी को लेके एक शक जाहिर किया गया। भी ये शक इसलिए जाहिर हुआ, रंजीत सिंह पे शक था भी रंजीत सिंह ने चिट्ठी छपवाई है। ये शक इसलिए जाहिर हुआ क्योंकि उस चिट्ठी के अंदर एक लाइन ऐसी थी जिससे ये शक पैदा होता था कि ये लाइन रंजीत सिंह की बहन के संदर्भ में लिखी गई है, और इसलिए शक जाहिर किया गया भी ये रंजीत सिंह ने लिखवाई होगी चिट्ठी, और इस ग्राउंड को कत्ल का मतलब हत्या की वजह माना गया। और अब क्योंकि हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो महेंद्र सिंह जोशी मतलब सफदर सिंह के वकील की तरफ से हैं, और उस फैक्ट्स के हिसाब से जिस बंदूक से गोली चली वो बंदूक पंजाब पुलिस के आर्मरी के अंदर जमा थी। वो बंदूक वहाँ से कैसे निकली, कैसे उससे गोली चली, कैसे कोई मरा, क्योंकि अगर वो बंदूक पंजाब पुलिस की आर्मरी में जमा थी तो ये केस उस समय के आर्मरी के इंचार्ज के ऊपर भी आना चाहिए था। अगर उसके ऊपर नहीं आया, इसका मतलब ये एक स्टोरी कहानी लगती है काल्पनिक में जी, एक बंदूक अपने आप पंजाब पुलिस की आर्मरी से गायब होती है, उससे कत्ल हो जाता है, हत्या हो जाती है, और वो बंदूक वापस आके आर्मरी में कोई चोरी छुपे रख देता है। तो ये पार्ट है केस का, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, और इसलिए एक बड़ा डाउट था भी ये बंदूक सफदर सिंह के पास नहीं हो सकती, और जब ये नहीं हो सकती तो फिर इससे हत्या भी नहीं हो सकती। लेकिन सीबीआई ने इस स्टोरी को इस तरह से बुनाया था कि इसमें सफदर सिंह के खिलाफ केस बनाया गया। दूसरा क्या है कि जब मर्डर वेपन एक्यूज से बरामद नहीं हुआ, वो आर्मरी में जमा है, वो भी 2-3 साल पहले से, जैसा सफदर सिंह के वकील का कहना है। तो ये एक बड़ा डाउट था कि जब मेन जिसने गोली चलाने का जिस पे आरोप है, जब उसी पे केस प्रूव नहीं होता है तो फिर बाकी लोगों का इस केस से कोई मतलब रह नहीं जाता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोर्ट ने अपील में कौन से फैक्टर कंसिडर किए, क्या वो फैक्टर सफदर सिंह के कंसिडर हुए, क्या वो फैक्टर कौन से कंसिडर हो, क्योंकि डिटेल जजमेंट अभी आया नहीं है। लेकिन डेरा के वकील से जब पूछा जा रहा है कि तुम्हारी तरफ से ऐसे कौन से तथ्य दिए गए भी जिसकी वजह से तुम्हें लगता है भी हाई कोर्ट ने इस तथ्य को कंसिडर किया। अब इस केस की हर पेशी में लगभग जिस वकील का स्टेटमेंट आ रहा है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जितेंद्र खुराना, जिनका स्टेटमेंट मीडिया में चल रहा है, और उनका कहना है भी मुझे फैक्ट्स पता नहीं है, जब जजमेंट आएगा तो। लेकिन क्या वो हर एक पेशी में पेश होने वाले वकील हैं? डेरे के वकील को अपने ही केस के अपील के फैक्ट्स नहीं पता है,
मतलब ये अपने आप में आप अंडरस्टूड है भी केस किस तरह से कोर्ट में चला होगा। लेकिन मसला इस सबसे अलग है। मसला क्या है, भी आज मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा, कहता भी आपको नहीं लगता अभी कुछ अजीब है इस टाइम पे इस केस का फैसला आना। एक फैसला तो आया और बतौर डेरा अनुयायी हजूर पिताजी के शिष्य होने के नाते हमें खुशी होनी चाहिए, और खुशी है भी कि भी पिताजी के ऊपर से केस हट गया। लेकिन जिस तरह से इस केस को मीडिया में बुनाया गया, क्या उसके बाद डेरा के एंड से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कोई डिटेल दिया गया कि जो वकील पिताजी की तरफ से लड़े क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? मतलब ये सारा क्रेडिट जो है वो सीधा सीधा सफदर सिंह के वकील के पक्ष में जाता है, उसी ने सब कुछ किया, बाकी किसी वकील ने कुछ किया ही नहीं। अवतार सिंह की तरफ से कौन से वकील थे, कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। इसका मतलब क्या ये सिर्फ और सिर्फ सफदर सिंह के वकील का ही अचीवमेंट है अपने आप में? और मतलब ये एक अलग फैक्टर ये भी मतलब है कि डेरा के वकील कुछ बता नहीं रहे। पर इन सब से हटके हमें जो सोचना है वो ये, मुझे आज एक व्यक्ति ने ऐसे ही बोला, कहता जी हमें लगता है भी जिस ट्रैक पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चल रहा है भी एक स्टेज पे आके हम ही पिताजी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। हालांकि ये बात मुझे बहुत पहले से बहुत से लोग कहते रहे हैं जो खासतौर पे डेरे को बारीकी से पढ़ते रहे। वो ये बात कहते थे भी एक स्टेज ऐसी आएगी जहां डॉक्टर मोहित मतलब मैं डेरे का सबसे बड़ा दुश्मन बन के खड़ा हो जाऊंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पूरी तरह से सच मालूम नहीं है, और जैसे जैसे इस जद्दोजहद में मुझे सच मालूम पड़ेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी मैं खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन बन के डेरे का खड़ा हो जाऊंगा। ये चीज आमतौर पे लोग मुझे कहते रहे हैं, और नतीजा क्या है भी आज आप बहुत से लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं लगभग 150 के करीब लोग हैं, तो आप अपने एंड से सोचिए आपका अंतर्मन क्या कहता है भी क्या ये फैसला आपको खुशी दे रहा है, क्या ये फैसला आपको परेशान कर रहा है, क्या ये फैसला आपको कंफ्यूज कर रहा है? मतलब आपको लगता है भी पिताजी की तरफ ऊपर से एक केस खत्म हो गया, और जिस तरह से इस केस के फैक्ट्स हैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने लायक नहीं है। भैया मैं आपको पहले से क्लियर करता हूँ। वो अलग बात है अभी जहाँ धीरे के सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं जिनको फैक्ट्स नहीं पता होते, तो वो सुप्रीम कोर्ट में शक्ल दिखाएंगे क्या, बोलेंगे क्या, और हो सकता है वो वहां भी हार जाएं। लेकिन जितने फैक्ट्स इसमें हैं, इस केस का एक इंपॉर्टेंट पहलू आपको याद दिलाऊं, जब इस केस का फैसला सीबीआई कोर्ट ने दिया था, उस फैसले के दौरान एक स्टेटमेंट दिया था कि डॉक्टर मोहित गुप्ता नाम के एक शख्स ने जज को धमकी दी है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता डेरा सच्चा सौदा जज को धमकी, ये चीज आप टाइप करिए तो आपको एक न्यूज मिल जाएगी। तो अब आप इस पैटर्न को समझे भी, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े। एक आनंद सिंह इंसान लिख रहे हैं भी हमें इस फैसले से खुशी हो रही है। तो आप अपने, जैसे दीपक कुमार लिख रहे हैं भी हम मतलब गोलमाल लग रहा है। प्यारा लाल जी लिख रहे हैं नहीं खुशी हो रही है। तो एक साल में 7 साल लगे तो, एक केस में 7 साल लगे तो ये क्या 21 साल लगेंगे? मतलब ये सारे फैक्टर क्या है, मतलब आप और भी जो भी है लोग, आप एक बार अपना ओपिनियन अपने एंड से लिखिए भी आपको इस केस के में हजूर पिताजी के बरी होने से क्या आपका जो इनर सेंस है, सिक्स सेंस कह लो, आपका अंतर्मन है, क्या वो आपको खुशी दे रहा है, क्या वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्या या आपको वो ये एहसास करा रहा है भी यार भी मीडिया को एक और मौका मिल गया, अभी इलेक्शन के टाइम पे ये फैसला नहीं आना चाहिए था। कई फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट है जो मीडिया उठा रहा है। वो फैक्ट्स ये भी इस केस की अपील पे सुनवाई हो, इसको लेके एक एप्लीकेशन फरवरी 2024 में मतलब 4 महीने पहले ही डाली गई थी, और 4 महीने के अंदर इस केस की अपील पे सुनवाई भी होती है, डे टू डे हियरिंग भी चलती है। हालांकि मैंने इसकी पूरी टाइमलाइन चेक नहीं की है, लेकिन डे टू डे हियरिंग भी चलती है और इतनी जल्दी ये अपील डिसाइड भी हो जाती है। इंटरेस्टिंग ये है भी इस अपील को डिसाइड करने वाला जज जो है उसकी रिटायरमेंट बिल्कुल 2 दिन बाद हो जानी है। तो अब मतलब कंफ्यूजन है, मतलब जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, खुशी एक अलग मैटर है, उलझ गया। अभी क्या है कि कंफ्यूज, कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग खुश हैं, कई अलग अलग, जिसकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से। मेरे साथ भी सुबह से बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि आप खुश हो भी नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्या है?
मतलब ये कंफ्यूजन है ना अपने आप में। और असल में कंफ्यूजन किस चीज की है मैं क्लियर करता हूं, अगर आप मेरे से सहमत हो तो। कंफ्यूजन इस चीज की है कि हम डेरे में किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं, हम डेरे में किसी बिल्डिंग के साथ नहीं जुड़े हैं, हम डेरे में किसी गुरु के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम डेरे में सच के साथ जुड़े हैं। हम डेरे में सच के साथ जुड़े हैं और सच का जो प्रतीक है वो हजूर पिताजी हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप आगे से आगे थोड़ा बता दीजिएगा, नहीं भी हो तो भी बताइएगा। भी हम डेरे में किसके साथ जुड़े हैं? असल में हम दुनिया में रहते हैं, डेरे में हम सच के साथ जुड़े हैं। सच का प्रतीक हजूर पिताजी। अक्टूबर 2023 से लगातार ये बात हम अपने लाइव में उठा रहे हैं कि 15 मई या 18 मई के करीब ये फैसला आएगा, और ये पहले से घोषित किया गया। जिस केस की अपील पे सुनवाई होने की एप्लीकेशन फरवरी 2024 में डली है, उस केस का फैसला 18 मई के करीब आएगा। ये बात अक्टूबर 2023 में डेरा की यूथ विंग की इंचार्ज गुरचरण कौर खुले तौर पे बोलती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां से शुरू हो जाता है। अब क्या है कि हम इस चीज को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम डेरे में सच के साथ जुड़े। हमारा ये इनर सेंस कह रहा है भी जीत सच की हुई है, लेकिन सच के तरीके से नहीं हुई है। न्याय सिर्फ होता नहीं है, न्याय दिखता भी है। एक सीधा सा है, जस्टिस सिर्फ होना अलग चीज है, जस्टिस का दिखाई देना अलग चीज है। शब्दल सिंह का वकील बोलता है कि मर्डर वेपन रिकवर नहीं हुआ, मर्डर वेपन आर्मरी में था। अगर इतना ही था तो आर्मरी के व्यक्ति के ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? अगर जो गाड़ी मर्डर में इस्तेमाल की गई वो गाड़ी एग्जिस्ट करती थी तो वो गाड़ी रिकवर क्यों नहीं हुई? और उस गाड़ी में अगर 5 हमलावर थे तो सिर्फ 2 ही क्यों सामने हैं, बाकी 3 कहां हैं? मतलब ये सारी चीजें हैं। तो इससे दिखता है भी केस उनकी तरफ से स्ट्रांग था, और इस फैक्ट्स को काउंटर करने के लिए सीबीआई का वकील अवेलेबल नहीं है मीडिया में, या फिर जो दूसरी पार्टी है उसका अपना प्राइवेट वकील कोई होगा तो वो भी इसके फैक्ट्स को सामने नहीं रख रहा। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन लिया ये पता नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन है मन में कि सच की जीत सच के तरीके से नहीं हुई। न्याय सिर्फ होता नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। क्या डेरे के वकील इसलिए फैक्ट्स छुपा रहे हैं भी पब्लिक कभी ये समझे ही ना कि हजूर पिताजी वाकई में निर्दोष थे और वो एक छदम में जीती रहे? हो सकता है भी ये काम सेटिंग से हो गया हो, क्योंकि जुडिशरी में करप्शन नहीं है ये तो कहा नहीं जा सकता। और एक जज रिटायरमेंट के नजदीक फैसला दे, ये भी एक सवाल एक पत्रकार ने आज उठा दिया भी रिटायरमेंट के नजदीक फैसला देना एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस में भी जिसके साथ बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। और क्या? क्योंकि पत्रकारों को भी पता है भी मॉडस ऑपरेंडी करप्शन का कैसा होता है, और इसी मॉडस ऑपरेंडी को आपको समझना है कि ये फैसला हजूर पिताजी के पक्ष में आ भी गया, लेकिन डेरा इसके फैक्ट्स नहीं दे रहा है। क्यों? खट्टा सिंह की गवाही इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जो सफदर सिंह से लेके हजूर पिताजी के बीच की कड़ी है, या सफदर सिंह के साथ अवतार सिंह को जोड़ती है, अवतार सिंह के साथ हजूर पिताजी को जोड़ती है। ये है खट्टा सिंह की गवाही। क्या डेरे के वकीलों ने खट्टा सिंह की गवाही को चैलेंज किया था? क्या कोर्ट ने खट्टा सिंह की गवाही को झूठा माना? हाँ या ना? अगर खट्टा सिंह की गवाही चैलेंज नहीं की गई तो क्यों? और अगर की गई तो क्या कोर्ट ने उसे माना या नहीं माना? ये तो डिटेल जजमेंट में आएगा। लेकिन प्राइमा फेशिया जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें कोई भी व्यक्ति जब बरी होता है तो वो 3 अलग अलग आधार पर बरी होता है। पहला आधार ये होता है कि उस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया ही नहीं, उसके ऊपर ये केस जबरदस्ती बनाया गया और वो वाकई में निर्दोष था, इसलिए वो बरी किया गया। दूसरा ग्राउंड होता है भी उस व्यक्ति के, हो सकता है भी उस व्यक्ति ने गुनाह किया हो, लेकिन उस जितने तथ्य हैं वो
दिखा भी रहे हैं भी हाँ ये गुनाह हो सकता है, लेकिन क्या कि वो तथ्य जो है वो जुड़ नहीं रहे, मतलब उस तथ्य को साबित करने के लिए कहीं सबूत नहीं है, और उस जिससे जो आरोपी है उसका कनेक्शन बिठाया जा सके केस के साथ, तो क्या होता है इसमें सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। और तीसरा होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब क्या है कि कोर्ट को शक है भी हो सकता है किया हो, लेकिन यकीन नहीं है, वो डाउट में है, और सारी चीजें देख के उसको डाउट है भी हाँ ये कत्ल किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट में वो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देते हैं, तो आमतौर पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो ट्रायल कोर्ट में हमेशा प्रोसिक्यूशन के फेवर में जाता है, जबकि हाई कोर्ट में वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट जाता है। ये एक रूटीन कोर्ट की प्रक्रिया है जो हमने देखी है, और उसी पैटर्न पे ये सब चीजें हैं। अब अभी प्राइमा फेशिया जो न्यूज है उसमें यही दिखा रहा है भी ये लैक ऑफ एविडेंस है, और मतलब सबूतों की कमी है, और दूसरा ये शक ऐसा है भी शक के आधार पे ये चीजें मतलब जो एक्यूज है आरोपी हैं उनके पक्ष में नहीं जाती, और इसलिए इस केस में बरी किया जाता है। अब हम कौन सी कैटेगरी का बरी चाहते हैं? 2002 में गुजरात के अंदर दंगे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस केस में निर्दोष पाया और बरी कर दिया। लेकिन क्या समाज ये मानता है कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दंगों में कोई हाथ नहीं था? ऐसे बहुत सारे सामाजिक लेवल पे केस हैं जिस केस में आमतौर पे कोर्ट बरी कर देती है। बहुत सारे लोग 84 के दंगों में, दिल्ली के जो दंगे हुए थे 84 में, उसमें बरी कर दिए गए। क्या सिख मानते हैं कि वो लोग निर्दोष थे? बहुत से लोग हिंदू मुसलमान दंगों में बरी कर दिए जाते हैं जो नेता लेवल पे होते हैं। क्या समाज उन्हें निर्दोष मानता है? नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय होना भी चाहिए। जो न्याय होता है वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। समाज, मेरे को ये बात बहुत पहले किसी ऑफिसर ने कही थी, बेशक से आपके पास हजूर पिताजी के निर्दोष होने के हजारों तथ्य हैं, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ आप वो तथ्य समाज में परोसोगे, दुनिया तथ्यों पे यकीन नहीं करती, दुनिया आपके आत्मविश्वास पे यकीन करती है। और इस केस के अंदर वो आत्मविश्वास डेरे के वकील के अंदर नहीं है। उसका एक रटा रटाया स्टेटमेंट है भी पूज्य गुरु जी को कानून पे भरोसा है और वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और जो ये फैसला हुआ है इसका हम स्वागत करते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी डेरा प्रेमी, डेरा सत्संगी इस फैसले का स्वागत नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से सवाल इस फैसले के साथ जुड़े हैं, और वो सवाल हालांकि हमने इस वीडियो में उठाई दिए हैं, पर आपको बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि हम डेरे में हजूर पिताजी के साथ हजूर पिताजी को एक सच्चाई का प्रतीक मान के जुड़े हैं। हम डेरे में सच मतलब ईश्वर जो कभी गलत नहीं होता, और उसका जो प्रतीक होता है वो कोई ना कोई संत, पीर, फकीर, महापुरुष, अवतारी पुरुष होता है। कई बार वो आम आदमी भी हो जाता है जो बहुत ज्यादा भक्ति करने वाला हो, तो बिल्कुल अव्वल दर्जे का भक्त हो, तो वो भी एक सच्चाई का प्रतीक बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे लिए हजूर पिताजी सच्चाई का प्रतीक है, जो हमारे अनुसार कभी गलती नहीं करते, और जब वो कभी गलती नहीं करते तो उन्हें झूठ के सहारे की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इस केस का फैसला दिया गया है, उसका जो आउटकम है वो ये समझता है भी सच की जीत हुई, लेकिन झूठ की मदद से हुई। तो ये झूठ की सफदर सिंह के खिलाफ जो एविडेंस कोर्ट में सीबीआई ने पेश किए वो झूठे थे, ये बात सफदर सिंह का वकील कह रहा है। मेरा जो कंसर्न है वो सफदर सिंह से नहीं है। सफदर सिंह एक आम आदमी है, वो मेरे लिए सच्चाई का प्रतीक नहीं है, डेरे की संगत के लिए नहीं है। मेरे लिए सच्चाई का प्रतीक हजूर पिताजी। सफदर सिंह का एक इंडिविजुअल केस है, वो एक इंडिपेंडेंट लेवल पे है, वो एक पुलिस ऑफिशियल था, उसके पास पुलिस की पिस्टल नहीं थी या थी, ये पुलिस उसका एविडेंस है। उसका जो संघर्ष है वो एक इंडिपेंडेंट है, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं।
हम बात इस चीज पे कर रहे हैं भी सच मतलब पिताजी हमारे लिए गुरुजी, और उनकी जीत सच्चाई का आधार बने, झूठ की मदद से सच की जीत को हम जीत का जश्न नहीं मना सकते। और यही एक वजह है कि डेरे से तुरंत यह मैसेज प्रकाशित हुआ कि किसी ने भी इस केस के संबंध में कोई भी तथ्य फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। क्यों? जब हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया है, हर जगह यह फैसला पब्लिश हो गया है, हर जगह ये न्यूज में आ गया है, तो अब आप तथ्य क्यों छुपाना चाहते हैं? मतलब ये खुले तौर पे खुद ही ये बताना चाह रहा है भी चोरी छुपे काम हो गया, तो क्या ये फैक्ट्स झुठला दिया जाए भी डेरा की संगत से अरबों रुपया मांगा गया है इस केस के संबंध में? हम ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे सामने ये बात कबूली है और वो पब्लिकली कबूल भी सकते हैं। तो अगर सच सच था तो उसको, क्योंकि मसला ये नहीं, अब आप बहुत से जो ये है ना 45 मेंबर जो भी डेरे के होते हैं, ये लोग क्या है कि एक दिमाग में एक बात बिठा देते हैं, भैया दुनियावी लड़ाई दुनियावी तरीके से लड़ी जाती है, तो क्या संत का जेल जाना एक दुनियावी हार है? सच का मतलब ईश्वर, और ईश्वर का मतलब फकीरी का मतलब क्या है भी? फकीरी का मतलब इंसान अपने अस्तित्व को खो के सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व में जीना पसंद करता है। ये एक फकीर है। फकीरी की दुनिया क्या है? उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो जो कुछ भी है ईश्वर की वजह से है, और जो कुछ करता है वो ईश्वर के कारण करता है, और जो कुछ भी सौंपता है वो ईश्वर को सौंपता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन अपना ईश्वर से है, उसकी निजी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये एक सच का आधार है। अब उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका एक ही स्टेटमेंट होता है, तेरा भाना मीठा लागे। दैट्स इट। कोई भी संत जो सच्चा पूर्ण होगा वो कोई इंटरफेयर नहीं करता अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं में। क्या पिताजी ने अपने व्यक्तिगत समस्याएं, परेशानियां कभी भी संगत के सामने बताई? उनकी अपनी निजी जिंदगी है ही नहीं। उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सच पे आधारित है जो ईश्वर को प्रस्तुत करती है। अब उनकी जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है सिर्फ हजूर पिताजी के संदर्भ में नहीं है। अब किसी भी संत का इतिहास पढ़ेंगे वो अपने निजी जीवन को लेके कोई कंसर्न नहीं होता उनका, और इसलिए अगर उनको शहीद भी कर दिया जाए तो भी वो एक ही बात बोलेंगे, अच्छा ईश्वर को यही मंजूर होगा। तो कुछ भी काम कर रहे हैं वो एक ही बात बोलेंगे, हमारे को ईश्वर ने आदेश दिया। आप किसी भी संत का इतिहास पढ़े, एक संत को शहीद किया गया, उन्होंने उस शहीद होने से पहले ये स्टेटमेंट दिया, ये वचन फरमाया अभी तेरा भाना मीठा लागे। तेरा कौन? मतलब ईश्वर। ईश्वर की मर्जी जो भी है हमें वही मंजूर है, हमें पसंद है, हमें यही मीठी लगती है। इसके अलावा जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बात आई तब उन्होंने शस्त्र उठा के लड़ना स्वीकार किया, तब भी उन्होंने यही, जो उनकी अरदास एक बोली जाती है भी, एक अरदास है जो बोली जाती है, उसमें वो ये बात बोलते हैं भी उनको ईश्वर ने ही आदेश दिया भी खालसा पंथ की स्थापना करो और उसके बाद युद्ध लड़ो। मतलब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी या अपनी व्यक्तिगत हस्ती के लिए युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के आदेश से ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ा। संत की अपनी निजी जिंदगी है ही नहीं। तो मसला ये कि पिताजी ने तो अपने केस में कभी कोई कमेंट किया ही नहीं। मतलब जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, ईश्वर किसको किस रूप में जरिया बनाएगा, यही तो सच्चाई की जीत है। कहने को बहुत सारे संतों में बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन उन आरोपों को आज कोई सच क्यों नहीं मानता? क्योंकि इस नियति ने इस रूप में सच को सामने किया है कि लोगों के अंदर शक की गुंजाइश नहीं रही कि ये झूठ हो सकता है। अब जो आज का फैसला है क्या ये नियति के अनुकूल है? भी आपको ये देखना है क्या ये नियति के अनुसार ये फैसला सही है। हमें यही चीज समझनी है कि हम किसके साथ जुड़े, हम सच के साथ जुड़े हैं। और सच को प्रभाषित कोर्ट नहीं करती, कोई नेता नहीं करता, कोई समाज नहीं करता, नियति खुद सच को प्रभाषित करती है। श्यामा स्थाना जी महाराज ने वचन किए थे भी तीसरी बॉडी को ईश्वर इस रूप में जाहिर करेगा कि किसी के मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। तो क्या इस केस के खत्म होने के बाद किसी के मन में सवाल है या नहीं है? कितने सवाल हैं? बहुत सारे सवाल अभी बाकी है ना। तो रंजीत सिंह की हत्या वास्तव में की किसने और क्यों की गई? तो ये सारे सवाल हैं,
जब इस केस का फैसला हो रहा था, उस केस में आपको ध्यान हो तो मेरी तरफ से भी एक कागज दिया गया था और उस कागज में पूरी टाइमलाइन दी गई थी भी कैसे इस केस में सीबीआई और रंजीत सिंह के परिवार के बीच में एक समझौता हुआ, किस किस तारीख को कैसे कैसे समझौता हुआ और क्या क्या उसका सबूत है। जब ये सारी चीज कोर्ट को दी गई तो अगले ही दिन रंजीत सिंह का परिवार हाई कोर्ट चला जाता है कि जज भ्रष्ट हो गया है और अब हमें इससे फैसला नहीं चाहिए। मैंने उसमें लिख के दिया, खट्टा सिंह की वजह से 4 स्टेट के अंदर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बिगाड़ी गई खट्टा सिंह के लालच की वजह से। जहां पे सीआरपीएफ लगाएगी, करोड़ों का नुकसान हुआ, सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, उसके बावजूद सीबीआई ने खट्टा सिंह के खिलाफ एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की। जिस खट्टा सिंह के लालच की वजह से 4 स्टेट की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, हाई कोर्ट और सीबीआई का मजाक बन के रह जाए, उसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की। क्यों? क्योंकि वो पैसा उसको हजूर पिताजी के खिलाफ बयान देने के लिए मिला था। और पैसा देने वाला कौन? इंडिया टीवी, रजत शर्मा का चैनल के रिपोर्टर्स उस डील में शामिल थे और उसके बावजूद एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये बंदा डेरे के खिलाफ चश्मदीद गवाह कभी बन ही नहीं सकता, कानून का नियम कहता है। तो फिर ये हॉस्टाइल विटनेस क्यों नहीं है? तो जब ये बात हमने कोर्ट को बोली भी, कोर्ट को जब ये सारी चीज पता है और कोर्ट इसको नहीं देख रही, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने उसमें लिखी थी भी, केस का फैसला जब सीबीआई कोर्ट ने दिया तो 8 पन्नों का एक बयान जेल से हजूर पिताजी का बता के प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में। अब जेल से वो बयान सुबह 10 बजे लिखा गया और 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक उस बयान को जेलर ने अपनी स्टैंप लगा के साइन करके कोर्ट में जमा करवाया 2 घंटे के बाद। लेकिन उस बयान के ऊपर जेलर के साइन के बिना वही बयान कोर्ट पहुंचने से पहले मेरे पास पहुंच गया। तो यही बात मैंने कोर्ट को पूछ ली कि जब ये बयान 10 बजे से लिख के 12 बजे कोर्ट में जमा हो गया, तो 10 से 12 के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, तो इस बयान की कॉपी मेरे पास कैसे आई? इसका मतलब ये बयान 10 से 12 के बीच में नहीं लिखा गया, ये बहुत पहले से लिखा गया है और कोर्ट को अब जेल की स्टैंप लगा के दिया गया है। इसका मतलब कोर्ट, अब ये हम आपको सबूत इसलिए दे रहे हैं भी इससे पहले ये बयान कोर्ट में आए, हमने उस बयान को कोर्ट को एडवांस में दे दिया और तब कोर्ट से सवाल पूछा। इसका मतलब क्या कोर्ट इस फैसले में होने वाले भ्रष्टाचार में शामिल है? और यही चीज पढ़ के जज को गुस्सा आ गया और जज ने बोला भी मुझे धमकी दी जा रही है। मसला यह कि जज ने असल में अपना दुख बयान नहीं किया, असल में जज से यह फैसला दिलवाया गया और जज इस फैसले को हजूर पिताजी के पक्ष में उसी समय करना चाहता था। लेकिन जो हाई कोर्ट के अंदर जाके तमाशा बनाया गया और उस तमाशे में जो डेरे की मैनेजमेंट और वकीलों की चुप्पी रही, और वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। मतलब कल को आप ये कहेंगे कि अगर हाई कोर्ट ने इस फैसले में खट्टा सिंह को हॉस्टाइल माना है, अभी डिटेल जजमेंट आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट ने खट्टा सिंह को हॉस्टाइल नहीं किया होगा। अगर कल को डेरे का वकील गए जी खट्टा सिंह को हॉस्टाइल किया गया, तो जिस टाइम खट्टा सिंह को विटनेस बनने की परमिशन हाई कोर्ट दे रहा था, उस टाइम जो फैक्टर रखने चाहिए थे, क्या वो फैक्टर हाई कोर्ट में उस टाइम डेरे के एडवोकेट ने रखे? जब खट्टा सिंह हाई कोर्ट गया जी मुझे गवाही देनी है, क्योंकि पहले वो एक बार पहले से हॉस्टाइल हो गया था 2011-12 में, उसके बाद वो 2018 में दोबारा कोर्ट में गया जी मैं तो गवाही देना चाहता हूं। तो उस टाइम डेरे के वकील के पास मौका था कि भाई खट्टा सिंह तो झूठा है जी, इसके खिलाफ हमारे पास ये सबूत हैं। अगर उस टाइम वो सबूत नहीं दिए गए और अब अपील में वो सबूत दिए गए, तो इसका मतलब ये भी डेरा मैनेजमेंट जब चाहेगी तब पिताजी को जेल भेज देगी और जब चाहेगी तब जेल से बाहर निकाल लेगी या केस से बरी करवा देगी। तो यह खेल क्या सिर्फ मैनेजमेंट खेल रही है? अब समस्या पता क्या है, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई को इस रूप में समझो कि ये लड़ाई
सिर्फ और सिर्फ सच और झूठ की है। इस लड़ाई के किरदार सच के साथ हो सकते हैं या झूठ के साथ हो सकते हैं। आधा झूठ और आधा सच पकड़ के आप नहीं चल सकते। और यही एक संतों के जीवन का इतिहास है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना संतों का, तो उनके साथ ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो सेवा करते रहे, लेकिन वो महान नहीं हुए, वो मतलब पूरी तरह सच्चे नहीं हुए। तो अपने आप नियति ने ऐसा घटनाक्रम चलाया कि वो लोग धीरे धीरे खुद ब खुद दूर होते चले गए और इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। और यही चीज है भी आज की डेट में जना खना है जो क्लेम कर दे भी मैं तो भैया सच्चा प्रेमी, पक्का प्रेमी वगैरह वगैरह। और इस सारे उसमें जब सच्चा प्रेमी, पक्का प्रेमी जितने भी हैं, तो इतिहास इस रूप में चलता है जब वो सच्चे और झूठे, आधे सच्चे और आधे झूठे जो भगत होते हैं तथाकथित, उनको अपने आप पब्लिक के सामने ले आता है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो इसी चीज पे है कि हम सच के साथ जुड़े, और सच की जीत नियति तय करती है, इस रूप में तय करती है भी उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो ये नियति बनाने वाले तथाकथित दावेदार सुप्रीम कोर्ट के वकील हमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, और तथ्यों को छुपा रहे हैं, तो उस तथ्यों को आने दो सामने, और आपके सामने जब डिटेल जजमेंट आएगा उसकी कॉपी बकायदा पूरी पढ़ के एक एक चीज आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी चीज को कोर्ट ने किस रूप में समझा है और किस तरह से समझा है। आप अपने मन पे बोझ ना रखें, अपने आप को गलत फहमी का शिकार ना बनाएं। आप जो भी आपसे पूछता है आप सिर्फ एक ही चीज बोले, अभी हम सच के साथ जुड़े, और सच का प्रतीक हमारे लिए हजूर पिताजी हैं। और सच जो सामने आएगा उसे नियति सामने लाएगी। किसी इंसान की कलम ये तय नहीं करती भी सच क्या है और झूठ क्या है। अगर किसी जज की कलम सच और झूठ को तय करने लगे तो फिर इस धरती पे जजों को ही पूजा जाने लगे, तो क्या भारत के इतिहास में या किस दुनिया के किसी भी इतिहास में आज तक किसी भी जज को कोई पूछता है कि भी इस जज ने न्याय किया? जज न्याय नहीं करता। जज के कागज सिर्फ ये दिखाते हैं कि सच के पक्ष में कौन था और झूठ के पक्ष में कौन था। न्याय नियति करती है, ईश्वर करता है। संत सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्रतीक है। उसके जीवन में होने वाली हर घटना ईश्वर द्वारा रचा गया खेल है, और कब किस रूप में सच सामने लाना है ये ईश्वर तय करेगा और किस तरह से आएगा। और जब वो सच सामने आएगा तो उसमें शक की गुंजाइश नहीं होगी, और अगर शक की गुंजाइश हो तो वो सच नहीं होगा। और फिलहाल ये फैसला किस रूप में आपको लेना है, तो एक लिख रहे हैं कि भाई जी यू आर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, आई बिलीव। देखो क्या चमत्कार नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरे ऊपर एक केस डला था, हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर 2023 की बात है। मेरी गाड़ी में नशा रखवाने की कोशिश की गई, और उसके बाद एक व्यक्ति के हाथ से, एक गरीब व्यक्ति था, उसे 50,000 रुपए का लालच दिया गया, और ये कहा गया अभी तो 2 महीने जेल में रहना है और ये काम कर दे, इसके बदले में तुझे 50,000 मिलेगा। और उसकी पहले किसी चीज में मदद की गई, उसका एहसान चुकाने के लिए उसने 2 महीने जेल में रहना स्वीकार किया। और उसके बाद उसके पास से नशा बरामद करवाया गया। उसने अपने बयान में मेरा नाम ले दिया, और उसका एक फोन कॉल मुझे अनजान व्यक्ति बन के आया हुआ था, इसलिए पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। मेरे पास से वो नशा बरामद नहीं हुआ, लेकिन जो केस जिस तरह से फ्रेम किया गया था उस केस में कम से कम 4 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है। इसे एनडीपीएस का केस कहते हैं। कमर्शियल क्वांटिटी रिकवर दिखाई गई थी मेन एक्यूज के पास से, और मुझे उसका साथी दिखाया गया था। लेकिन 9 दिन के अंदर ना सिर्फ पुलिस ने इस केस में मुझे निर्दोष मतलब मानते हुए अदालत में रिपोर्ट दाखिल की, बल्कि हाई कोर्ट जो सेशन कोर्ट के हर एक सवाल का जवाब भी दिया कि कैसे पुलिस को गुमराह किया गया और कैसे इस केस में मुझे फंसाया गया। और जब मैं वापस आया तो हमने डंके की चोट पे खड़े होके
बीच गली के बीच माइक लगा के सरेआम बताया था भी क्या क्या हुआ और कौन कौन से चोर किस किस रूप में सब में शामिल थे और क्या क्या अपराध वो कर चुके हैं। जब सच सच के तरीके से सामने आया, ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी कोशिश नहीं हुई। उसके बाद भी जब भी मैं अपनी गाड़ी कहीं भी लेके गया, रास्ते में कई बार मेरी गाड़ी को खोल के बार बार चेक किया गया। मतलब ये भी शायद एडम ब्लॉक को ये यकीन था भी इस गाड़ी में उन्होंने वाकई में कुछ रखवाया और वो इसमें होगा। अब वो क्या नहीं था, नहीं मिला, कहाँ गया, था भी कि नहीं था, भगवान जाने। लेकिन सच सच के तरीके से सामने आया, झूठ की मिलावट के साथ नहीं आया और इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं था और इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ी भी इस पे सवाल उठा दे। अब डेरे के ही 45 मेंबर जाके पुलिस को बोलते हैं भी तुमने रिश्वत देके बरी किया है। तो अब वही पुलिस वाले जब डेरे वालों को बोलते हैं 45 मेंबरों भी तुम रिश्वत लेके बरी हो जाओ, फिर रिश्वत देके क्यों माशा फरार है? क्यों डेरे के 45 मेंबर जिन्होंने ये साजिश रची वो अभी भी फरार हैं? तो क्या है कि उस टाइम हमने जाना भी सच के अंदर झूठ की मिलावट और सच का अपने आप सामने आना नियति कैसे तय करती है। क्यों डेरा के प्रबंधकों को यकीन था, मेरे कॉलोनी के जो जिम्मेवार है ना, मैं आपको नाम लेके बताता हूं, राम आसरा है जिसे बिट्टू बिट्टू मीडिया विंग का इंचार्ज है डेरे का, यहाँ का हनीप्रीत के रिश्तेदार है, एक रजिंदर है, उसके बाद एक बलविंदर है, एक और है, अजमेर है। तो सब हमारी कॉलोनी के जिम्मेवार हैं। योगराज है, ऐसे कई, मतलब पता नहीं मुझे कईयों के नाम कोई पुराने हैं, शायद बदल गए होंगे। लेकिन इन लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर सीसीटीवी कैमरा हमेशा लगा रहता है और वो कैमरा हमने इस पूरी कॉलोनी में साझे तौर पे लगवाए हुए हैं, सबने पैसा देके कि हमारी कॉलोनी की सिक्योरिटी रहे। 6 चौकीदार बैठे हैं हमारे घर में बिना किसी परमिशन के, हमारी परमिशन के कोई आ नहीं सकता। मतलब चौकीदार को पूरा डाटा लिखना पड़ता है। उसके बावजूद डेरे जो हमारी कॉलोनी के जिम्मेवार थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया था, पुलिस को भी और हमें भी, कि हम ये देख सके कि हमारी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई है और किसने की है। तो ये सारी चीज जब उन्होंने मना कर दी तब हमें समझ आ गया कि हमारी कॉलोनी के, मेरी कॉलोनी के जिम्मेवार जो हैं वो हमें मारना चाहते हैं, वो हमें फंसाना चाहते हैं। तो फिर कौन सी ताकत थी जो हमें 9 दिन के अंदर एनडीपीएस जैसे केस से बाहर निकाल लाई? तो ये चमत्कार नहीं है, ये सच की ताकत है जो अपने आप काम करती है। उसे कहना नहीं पड़ता, उसके सिफारिश नहीं लगानी पड़ती, उसमें चमत्कार नहीं होते। सच अपने आप अपने तरीके से नियति खुद निर्धारित करती है। लेकिन क्या है कि उसका अपना तरीका है। हाँ, लेकिन आप अगर कहो कि ये चमत्कार हैं तो तब है उनके लिए जिन्होंने इनके तथ्यों को जाना नहीं तो जो सच के रास्ते पे चलता है उसकी पूरी जिंदगी अपने आप में चमत्कार होती है। उसकी जिंदगी में हर एक घटना चमत्कारी की होती है। उसे पता ही नहीं होता कब उसकी जिंदगी में क्या होना है और कैसे ईश्वर उसके जरिए क्या क्या काम करेगा। क्योंकि सच, वो खुद सच का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सच्चा है। सच का मतलब यह है भी वो अपनी हस्ती गवा के ईश्वर की हस्ती में जीना सीख रहा है। वो ऐसी दुनिया में जीना चाह रहा है जहां सच सिर्फ ईश्वर है, जहां उसका अपना व्यक्तिगत सच कुछ नहीं है। तो वो जिंदगी हजूर पिताजी जीते हैं और इसीलिए हमें इस विश्वास के साथ जीना है कि सच नियति खुद सामने लेके आएगी और इस रूप में लेके आएगी कि उस पर शक की गुंजाइश नहीं होगी। और अगर गुंजाइश होगी तो वो सच नहीं होगा। और अगर इस तरह से जुगाड़ लगा के डेरा का प्रबंध किया ढांचा 6 महीने पहले घोषणा करे अब तो हम परमानेंट ले आएंगे, 18 मई को फैसला हो जाएगा और वो 18 की जगह 28 को हो जाए, तो आप इसे नियति नहीं कह सकते। आप ये साफ है कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया गया है और अगर छुपाया गया तो वो सवालों के दायरे में है और सवालों के दायरे में है तो वो सच नहीं है। जिस दिन शंका ना रहे उस दिन सच सच है। और जब ईश्वर सच को स्थापित करेगा तो झूठ के नुमाइंदे या तो बचेंगे नहीं या फिर भाग जाएंगे और या फिर सच सबके सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब बनावटी हो जाएगा। तो आप अपने आप को जब प्रस्तुत करें तो इस रूप में प्रस्तुत करें भी हम सच के साथ हैं। और सच मतलब हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी हमारे लिए, और उनका सच सामने लाना
या हम उनके सच को साबित करने का जिम्मा हम किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं मानते, हम किसी वकील को नहीं मानते। संतों को सच साबित करने के लिए अगर वकील की जरूरत हो तो फिर वो दुनिया का सबसे बेस्ट वकील ना ले लें, उसको दर्शन दे के ना बता दें कि सच क्या होता है, और इससे ऊपर वो सीधा जज को दर्शन दे के ना बता दें मैं कितना सच्चा हूं। सच नियति निर्धारित करती है, किसी इंसान के रूप में निर्धारित नहीं होता। आप इसे बार बार समझ लीजिए, कहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वे सब राजनीतिक पैंतरे हैं, आपसे पैसा ऐंठने के तरीके हैं, लोगों को ठगने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। हाँ, सफदर सिंह का वकील जो बोल रहा है वो अपनी जगह सच है। वो एक इंडिविजुअल, उनका अपना केस अपने तरीके से फाइट किया गया। हमारा यहां बोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी के संदर्भ में है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जिसके साथ, क्योंकि जब हमारे अनुसार इस हत्या में डेरे में हजूर पिताजी का और हजूर पिताजी का साथ देने वाले लोगों का रोल नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि सफदर सिंह हो, चाहे वो जसबीर सिंह हो, चाहे वो अवतार सिंह हो, चाहे बाबू इंदर सैन जी हो, चाहे वो कृष्ण कुमार जो भी कृष्ण है एक, तो वो भी हों, ये सभी लोग इस मामले में निर्दोष हैं, हम इसे मानते हैं। और लेकिन ये सच जिस रूप में सामने आना चाहिए उस रूप में अभी सामने आना बाकी है। जरिया कौन बनेगा, किस रूप में बनेगा, कैसे बनेगा, जब सच सामने आएगा तो परिस्थितियां इस रूप में बदलेंगी भी, उसमें आपको खबरों में इसके अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं। आपको हर चीज इस रूप में मिलेगी भी, लोग इस सच की चर्चा गली गली, हर कोचे, हर मैदान, हर चौक पे, हर घर में करते मिलेंगे। ऐसा नहीं है भी 4 घंटे न्यूज चलेगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये सच युगों युगों तक कायम रहेगा, एक रात में निपट नहीं जाएगा। और कोई अपने आप को खुफिया पत्रकार बता के ये नहीं कहेगा कि मैंने कोर्ट के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। हमारा ही लाइव देख देख के कहानियां बनाते हैं और हम ही को सिखाते हैं भी हम तो खुफिया पत्रकार हैं। हमें नहीं पता कि हम अपने लाइव में क्या बोलते हैं और पत्रकार उसको खुफिया रिपोर्ट बता के कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं भी आप इस फैसले के मायने समझेंगे और हमारा संघर्ष किस रूप में है उसे भी समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई किसी मुकदमे का सच सामने लाने के लिए नहीं है। हमारी लड़ाई उस सच को जानने के लिए, उस सच का प्रमाण जानने के लिए, उस सच के साथ खड़े होने के लिए जिस सच के जरिए हम ईश्वर के अस्तित्व को इस दुनिया में मानते हैं भी हाँ ईश्वर है, और उस ईश्वर की सच्चाई हम इस व्यक्ति के जरिए जानते हैं और इस व्यक्ति को हम अपना गुरु मानते हैं। और अगर ईश्वर है तो इस व्यक्ति की वजह से है, अगर ये व्यक्ति झूठा है तो ईश्वर है ही नहीं। इसलिए हमारा गुरु हमारे लिए ईश्वर से बढ़ के है। अगर ये व्यक्ति सच्चा है तो ही ईश्वर का अस्तित्व हमारे लिए है, और इस व्यक्ति का सच हमारे सामने प्रस्तुत करना ईश्वर का दायित्व है, किसी व्यक्ति का, किसी वकील का, किसी जज का नहीं। ये बात गांठ बांध लो और इससे बाहर हमें नहीं जाना। हमें ये कोई साबित नहीं करना भी कौन सा तथ्य किस रूप में था और उसे कैसे प्रस्तुत किया गया। हाँ, ये एक फैक्टर्स हैं जो दिखाएंगे भी ये झूठ कैसे बुना गया, लेकिन सच कैसे सामने आएगा ये नियति निर्धारित करेगी, मैं आप वकील और जज नहीं। तो हमारा जो संघर्ष है वो इस रूप में है कि हम सच के साथ थे, हैं और रहेंगे। और दुनिया हमें किस रूप में देखती है भी, कल को हम ये मान लेंगे भी हजूर पिताजी झूठे हैं और हम हजूर पिताजी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। आप इस रूप में इस बात को समझिए कि अगर हजूर पिताजी को कोई झूठा साबित कर देगा तो हमारे लिए ईश्वर झूठा हो जाएगा, हमारा गुरु झूठा नहीं होगा। ये हम टंके की चोट पे कह रहे हैं भी, हमारे लिए इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु के जरिए है। अगर कोई और भगवान है तो हमें कोई मतलब नहीं उसके होने या ना होने से। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे इस मायनों को समझेंगे और यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो आप प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई सामने आए। और कुछ एक संत राम जेफ भी आप कौन है तो मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कमेंट करके। तो भाई हम एक कैंपेन चलाते हैं, हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा
डेरा सच्चा सौदा के जो मौजूदा प्रमुख हैं उनकी सच्चाई को लेके हम दुनिया के सामने कैंपेन चलाते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर मोहित है और सिरसा से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा जो लोग आप कमेंट्स पे देख रहे हैं ये हजूर पिताजी के शिष्य हैं जो हमारे इस अभियान में शामिल हैं। और आज एक केस का फैसला आया और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में अगर आप समझते हैं तो आप इस रूप में समझिए कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं, एक एक्टिविज्म है एक तरह का। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविज्म टू प्रूव दैट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा इज नॉट एन गिल्टी, ही इज एन ऑनेस्ट and a true soul, a spiritual saint in the world, and that's what we are trying to prove in our campaign. And the conspiracy hatched against him is a kind of political pressure or kind of a conspiracy against the nation by the drug mafia to compromise our nation as a whole. तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। बाकी आपको कौन सी भाषा में समझ आता है तो हमें पता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं सच सामने है। तो आखिरी में हम अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, ये मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे, जिस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।